नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। और दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग यूपी टेट और एसएससी जीडी वालों के लिए ज्यामिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ज्यामिति का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा 4-5 नंबर के प्रश्न अवश्य आते हैं। यूपी टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें समझना बहुत ही आसान है। और एक एक पॉइंट करके क्लियर करते हुए चलेंगे और आप लोग जो है एक एक पॉइंट अपने कॉपी पर नोट करते रहेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग बिंदु से। ठीक है, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करेंगे। किसी भी चीज़ में एकदम क्लियरिटी रहेगी और कहीं पे भी छूटेगा नहीं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और सारे वीडियो आपको देखने हैं। बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं। बिंदु क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, कहीं भी एक पॉइंट रखा हो, जैसे ये पॉइंट रख दिया है, ये क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा अगर परीक्षा में पूछे तो क्या कहेंगे हम कि बिंदु वह आकृति है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, अर्थात इसकी कोई भी विमान नहीं होती है। ना ये 2D आकृति है, ना 3D आकृति है, मतलब किसी भी प्रकार की एक ऐसी आकृति जिसकी कोई विमान ना हो। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी कोई विमान ना हो, क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? दूसरी पॉइंट इसका क्या रहेगा कि वह आकृति जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ऊंचाई होती है, क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। ठीक है, या कहने के लिए मान लीजिए कि यह एक हमने आकृति बना दी। मैंने कहा इस चतुर्भुज के अंदर आपके लिए एक रेखा खींचनी है। ठीक है, इस चतुर्भुज के अंदर एक रेखा खींचनी है, तो आप कहाँ से रेखा खींचेंगे? तो रेखा खींचने के लिए भी एक हमें बिंदु या एक स्थान निर्धारित करना पड़ेगा कि हम इस बिंदु से आगे के लिए रेखा खींचेंगे, या फिर इस बिंदु से आगे के लिए रेखा खींचेंगे, या किसी अन्य बिंदु से आगे के लिए रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो हमने एक स्थान निर्धारित किया, तो स्थान निर्धारित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उस चिन्ह को भी हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट हमारा होगा कि एक समतल के अंदर किसी स्थान को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे बिंदु कहते हैं। सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे आसानी से कि ये एक हमारा समतल है। इस समतल के अंदर हमें एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान से चाहे तो हम कोई रेखा खींच लें, या उस स्थान से कोई वृत्त खींच लें। हाँ, चाहे उस स्थान से कोई वृत्त खींच लें, चाहे उस स्थान से कोई आकृति बना लें। ठीक है, तो समतल के अंदर हमें एक स्थान निर्धारित किया गया है, उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। उम्मीद है सभी विद्यार्थी आसानी से समझ गए होंगे कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं रेखा पर। ठीक, बिंदु के बाद आती है रेखा। दूसरा पॉइंट हमारा है रेखा क्या होती है। ठीक, रेखा क्या होती है? हमने एक लाइन खींच दी इस तरह से, इसका नाम रख दिया ए और बी। ठीक है, ए और बी, इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहते हैं रेखा। ठीक है, तो इस रेखा की लंबाई कितनी होती है? ठीक, अगर पूछते हैं रेखा की लंबाई कितनी होती है
तो रेखा की लंबाई जो है वो होती है अनंत। हमारा आंसर क्या होगा? अनंत। इस रेखा को हम चाहें तो इधर बढ़ा लें, चाहें तो उधर बढ़ा लें, जितनी चाहें उतनी रेखा लंबी हो जाए, इसकी कोई भी लंबाई निर्धारित नहीं हो सकती है। अगर प्रश्न आता है कि रेखा की लंबाई कितनी होती है, रेखा की लंबाई अनंत होती है, और इस रेखा को हम व्यक्त किससे करते हैं, ठीक है, तो इस AB को इसके ऊपर एक चिन्ह लगा लेंगे व्यक्त करने के लिए। इस रेखा के लिए हम व्यक्त करते हैं AB के ऊपर एक तीर लगा के, ठीक है। हाँ, ये प्रदर्शित किया जाता है। बैठिए सर, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारी किरण की। किरण क्या होती है, ठीक है, किरण क्या होती है? ये हमारी रेखा है जिसकी लंबाई जो है अनंत होती है, और इसी रेखा की तरह एक आकृति हम और बना देते हैं। इस तरह से एक चिन्ह बना दिया हमने और इसका नाम रख दिया A और V। अब ये आकृति कहलाती है किरण, ठीक है। प्रश्न आता है कि किरण की लंबाई कितनी होती है, तो किरण की भी लंबाई अनंत होती है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, किरण की लंबाई भी अनंत होती है। हम इसको जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं, और पता नहीं कहाँ से किरण आती है, कि सूर्य से आ रही है, कि चंद्रमा से आ रही है, कहीं से भी किसी स्रोत से आ रही है, तो इसकी लंबाई भी कितनी होती है? अनंत होती है। दीपावली है आज, पटाखे फूट रहे हैं, तो आप लोग भी आनंद लीजिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। तो किरण की लंबाई भी अनंत होती है, और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं AB, और AB के ऊपर लगा लेंगे तीर का चिन्ह, ठीक है, क्योंकि ये किरण है और किरण के जैसे ही एक चिन्ह लगा लेंगे, इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं किरण के लिए, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज आती है हमारी रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? इसी आकृति की तरह हमने एक रेखा और खींच ली, इसका नाम रख दिया A और V। ये कहलाता है हमारा रेखाखंड। दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ये कहलाती है रेखाखंड। अब चूंकि जब दो बिंदु होंगे, उनको दोनों बिंदुओं को मिला दिया हमने, तो ये रेखाखंड बन गया, और इस दोनों बिंदुओं के बीच दूरी भी एक निश्चित होगी, जिसकी कोई माप होगी। तो रेखाखंड की जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई प्रश्न में पूछी जाती है, तो लंबाई इसकी जो है निश्चित होती है, अनंत नहीं होती है, ठीक। और इससे जब हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो AB के ऊपर लगा देते हैं वार, ठीक है। जिस तरह से ये लगा हुआ है, AB दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को एक रेखा के माध्यम से मिला दिया, दो बिंदुओं के लिए, ये कहलाता है रेखाखंड। और इसकी लंबाई कैसी होती है? निश्चित होती है। एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न अनंत आएगा, ठीक। इसके बाद प्रश्न आता है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, एक रेखा है हमारी ये, इस रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है परीक्षा में। तो हमारा आंसर होगा कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ये रेखा है हमारी, इस पर अगर हम बिंदु देखना चाहें तो देखेंगे तमाम बिंदु होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। ये कोई बिंदु रखा हुआ है, हमने दे दिया, आप बताइए कि आप इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से अगर हम रेखाएं खींचना चाहें तो कितनी खींचेंगे? देखिए, इस तरह से खींच देंगे, इस तरह से खींच देंगे, इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे, ऐसे खींच देंगे, इस तरह से भी, इस तरह से भी, कुल मिला के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये पॉइंट भी नोट करने वाला है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
बता रहे थे कि दो बिंदुओं से, ठीक है, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदु हैं हमारे, एक पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है। अगर हम दो बिंदुओं से रेखा खींचना चाहें तो रेखा हमेशा सरल रेखा होती है, ठीक है। तो दो बिंदुओं से अगर खींचेंगे तो देखिए सरल रेखा तो एक ही खींचेगी, ठीक। सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, एक। लेकिन अगर हम इस पे तिरछी रेखा खींचने चाहें इस तरह से, ये तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम, जितनी चाहे उतनी खींच दें, जहाँ से चाहे वहाँ से शुरुआत कर दें, ऐसे लेके गए, ऐसे खींच दी, तो ये कहलाती हैं वक्र रेखाएं या तिरछी रेखाएं, ठीक है। इन्हें हम वक्र रेखाएं कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। तो इस पर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं और इनकी लंबाइयाँ कितनी होती हैं, चाहे तो हम सीधी रेखा खींचें चाहे वक्र रेखा खींचें, इसकी लंबाई जो होती है वो लंबाई भी कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक। तो दो बिंदुओं से सिर्फ एक सरल रेखा खींची जा सकती है और वक्र रेखाएं जो हैं वो अनंत खींची जा सकती हैं। ये पॉइंट भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि दो बिंदुओं से होकर खींचे जा सकने वाली रेखाओं की संख्या बताइए। तो अगर सरल रेखाएं हैं तो आप एक आंसर लगाएंगे और अगर वक्र रेखाएं हैं तो आपका आंसर होगा अनंत, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं संगामी रेखाओं की, ठीक है। संगामी रेखाओं की, संगामी रेखाएं क्या होती हैं, जब एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखाएं आकर मिलती हैं तब वो कहलाती हैं संगामी रेखाएं, ठीक। एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखाएं आकर मिलेंगी तो वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और वो कैसे मिलती हैं, देखिए एक ये बिंदु है और एक रेखा इधर से आई, हाँ ये बिंदु है, एक रेखा इधर से आई और एक रेखा इधर से गई, यहाँ पे जाके मिल गई दोनों, ठीक है। या एक रेखा यहाँ से आई, यहाँ पे आके मिल गई, देखिए, चाहे तो यहाँ से चले यहाँ पे आके मिल गए। तो इस तरह से जो रेखाएं होती हैं, मतलब एक बिंदु पर मिलने वाली, यहाँ पर भी देखिए एक और एक दो रेखाएं मिल रही हैं, इस बिंदु पर एक और एक दो रेखाएं मिल रही हैं, इस बिंदु पर एक और एक दो रेखाएं मिल रही हैं। तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो एक बिंदु पर मिलने वाली दो या दो से अधिक रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। प्रश्न आता है हमारा, अगर परिभाषा लिखना चाहें तो वो भी लिख लीजिए कि दो या दो से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी रेखाएं कहते हैं। मच्छर आ रहा। अब प्रश्न हमारा ये आता है कि तीन संगामी रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक। तो ये तो हमारी संगामी रेखाएं हो गई। और अगर हम तीन संगामी रेखाएं बना दें और कहें कि तीन संगामी रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक। तो देखिए एक इस तरह से मिला दिया, एक इस तरह से बना दिया, एक हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, तो संगामी रेखाएं कभी भी मिलती नहीं हैं, ठीक। संगामी रेखाएं कभी भी मिलती नहीं है, वह सिर्फ एक बिंदु को पे आके टच होती हैं, मतलब उनके कभी कॉर्नर नहीं मिलते हैं इस तरह से। ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं। तो अगर कोई पूछे कि तीन संगामी रेखाओं से निर्मित त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो तीन संगामी रेखाएं तो हैं ये, लेकिन एक बिंदु पर नहीं मिली हैं। क्योंकि अगर मिलेंगी एक बिंदु पर तब देखो इस तरह से बनेगा नहीं त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर भी मिली हैं तो दो ही रेखाएं हैं,
यहाँ पर भी मिली हैं तो 2 ही रेखाएं हैं। ये भी संगामी बिंदु कहलाएगा, ये भी संगामी बिंदु कहलाएगा, ये भी संगामी बिंदु कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर बनी मिली तो सिर्फ 2 रेखाएं हैं। यहाँ पर भी 2 ही रेखाएं मिली हैं और यहाँ पर भी 2 रेखाएं मिली हैं। तो 3 रेखाएं तो हैं नहीं इस तरह से। अगर 3 रेखाएं मिलेंगी तो वो इस तरह से मिलेंगी, तो ये कहलाएगा 3 रेखाएं। लेकिन 3 रेखाएं जब मिल रही हैं तो यहाँ त्रिभुज ही नहीं बन रहा है। ठीक, तो 3 रेखाओं से कभी भी हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह का अगर प्रश्न आएगा कि 3 संगामी रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3 संगामी रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 होगा। ठीक, ये भी टेट की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि 3 संगामी रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। कभी 3 रेखाओं से कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 3 संगामी रेखाओं से 3 संगामी रेखाओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं संपाती रेखाओं पर। अगला पॉइंट है हमारा संपाती रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, संपाती रेखाएं। ठीक, देखिए, यदि एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा है तब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे से क्या कहलाती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। ये एक रेखा हमने बना दी। ठीक, ये इसका पॉइंट है ए और ये हो गया V। ठीक है, इस रेखा के ऊपर एक रेखा और आ गई पीछे से, तो ये भी है C और D। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तब ये कहलाती हैं संपाती रेखाएं। प्रश्न हमारा ये आता है कि संपाती रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटती हैं। क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया है कि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो जब 2 संपाती रेखाएं एक रेखा को काटेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, तब वो भी तो अनंत बिंदुओं पर ही काटेंगी। मतलब यहाँ पे भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी, इस तरह से तमाम अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो जब वो काटेंगी तो वो अनंत बिंदुओं को काटते हुए जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो संपाती रेखाएं हैं वो भी एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर विभाजित करती हैं, अर्थात अनंत बिंदुओं पर काटती हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, जब 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। और प्रश्न हमारा ये आता है कि संपाती रेखाएं एक दूसरे के कितने बिंदुओं पर काटती हैं। तो इसका आंसर लिख लीजिए कि संपाती रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती हैं। ठीक, अनंत बिंदुओं पर काटती हैं। और अनंत को अंडरलाइन कर लीजिए, परीक्षा में आएगा तो ऑप्शन में अनंत ही लिखा होगा। 2 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर या अनंत बिंदुओं पर। तब आपका आंसर होगा कि संपाती रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, एक रेखा हमने खींची, इसका नाम रख दिया A और V। ठीक, एक दूसरी रेखा खींची, इसका नाम रख दिया हमने C और D। और एक तीसरी रेखा खींची, इसका नाम रख दिया E और F। ठीक, या फिर हम इसे नाम दे दे रहे A, B और C। तो ये 3 रेखाएं हैं हमारी। ABC नाम दे दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी आपके लिए। हाँ, इसका नाम दे दे रहे हैं A और ये B और ये C। ABC 3 रेखाएं हैं। अगर इन रेखाओं को हम आगे बढ़ाएं और चाहे इन्हें पीछे हटाएं, कहीं पर भी आपस में ना मिलें, तब ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। या यूँ कह लीजिए कि इनके बीच का जो अंतर है ये वाला, चाहे आगे बढ़ाएं चाहे पीछे हटाएं, हर जगह समान रहे,
तो ये एक दूसरे से समांतर होती हैं और कहलाती हैं समांतर रेखाएं। ठीक, तो अगर परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे कि जब दो रेखाओं को आगे या पीछे हटाने पर वो कहीं भी एक दूसरे से ना मिलें तो कहलाती हैं समांतर रेखाएं, या उनके बीच का अंतर जो समान रहेगा तब वो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। तो हमारे इस प्रश्न में 3 रेखाएं दी हुई हैं। 3 रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक है ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। तो देखिए ए समांतर है वी के, तो हम लिख सकते हैं कि ए समांतर वी, और बी समांतर है सी के, तो हम इसे भी लिख सकते हैं कि वी समांतर सी। ये चिन्ह जो बनता है ये समांतर का चिन्ह होता है। इसका मतलब है ए समांतर है बी के, वी समांतर है सी के। जब ये एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक, हाँ, और ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो ए और सी भी तो एक दूसरे के समांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं अर्थात ए समांतर सी के। ठीक है, ए समांतर सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से डायग्राम बन के आ जाए, पूछे क्या ए सी के समांतर होगी, जब ए और बी के समांतर है, बी और सी के समांतर है, तो ए और सी भी समांतर होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, इनके बीच की दूरी बराबर है, तो इसके और इसके बीच की दूरी भी बराबर होगी, अर्थात समान अंतर होगा। इनके बीच समान अंतर होगा, ना ये आगे बढ़ाने पर कहीं मिलेंगी, ना ये पीछे हटाने पर कहीं मिलेंगी, तो ये कहलाएंगी समांतर रेखाएं। ठीक है, इसके बाद आती हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? ठीक, लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? यदि दो रेखाओं के बीच कोण 90 अंश हो, ठीक है, यदि दो रेखाओं के बीच कोण 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो वे एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इस तरह से जैसे हमने ये बना दिया, एक रेखा ये बना दी और एक रेखा ये बना दी, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया वी। ठीक है, रेखा ए और बी एक दूसरे के लंबवत हैं। क्यों लंबवत हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच कोण कितना है, 90 अंश है। तो जब दो रेखाओं के बीच कोण 90 अंश हो जाए तो वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं, और यही रेखाएं कहलाती हैं, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। हमारा जो पॉइंट पेपर में आता है वो क्या आता है कि एक ही रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं, क्या होती हैं। तो देखिए इधर खींच के बता दे रहे हैं, शायद नीचे ना दिख रहा हो। तो एक रेखा हमने खींच दी, इस रेखा का नाम दे दिया हमने, हाँ, ए। इस ए रेखा के लंबवत अगर हम रेखाएं खींचना चाहें तो किस तरह से खींचेंगे? तो एक तो ये खींच दी हमने, इसका नाम दे दिया वी। एक हमने ये खींच दी, हाँ, इसका नाम दे दिया सी। और एक हमने ये खींच दी, इसका नाम दे दिया डी। तो एक ही रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं सदैव कैसी कहलाती हैं? तो ये रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। तो एक ही रेखा के लंबवत खींची गई सभी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, क्योंकि देखिए ये अलग अलग बिंदुओं पर काट रही हैं, और जब सब अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, इनका कटान बिंदु अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु सब अलग अलग हैं। जब प्रतिच्छेद बिंदु अलग अलग हैं तो ये एक दूसरे के समांतर होंगी। देखो, इनको आगे बढ़ाइए चाहे पीछे हटाइए कहीं भी नहीं मिलेंगी, इनको भी आगे बढ़ाइए चाहे पीछे हटाइए कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि एक ही रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? ठीक, एक ऐसी रेखा, ठीक है, एक रेखा है और कई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर विभाजित करती है। ठीक, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर विभाजित करती है, तब वो कहलाती है तिर्यक छेदी रेखा। जैसे देखो, दो या दो से अधिक रेखाएं हैं। एक रेखा ये है ए, एक रेखा ये है बी, और एक रेखा ये है सी। ठीक, तो एक ऐसी रेखा हम डाल दें जो इन सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर विभाजित करने लगे, तो वो कहलाती है तिर्यक छेदी रेखा। उस रेखा को चाहे तो हम बिल्कुल सीधा डाल दें, लंबवत डाल देंगे,
तो वो इन रेखाओं के सापेक्ष तो वो लंबवत रेखा हो, इन रेखाओं के सापेक्ष कैसी होगी, लंबवत रेखा। लेकिन अगर उस रेखा पर हम अलग अलग रेखाएं खींचेंगे तब ये कहलाएंगी त्रियक छेदी रेखा। तो अगर हम चाहें तो इस तरह से समझाने के लिए आपको ऐसे इस तरह से डाल दे रहे हैं, ये एक रेखा हो गई ए बी सी और डी। तो एक ऐसी रेखा जो सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर विभाजित करती है तो वो कहलाती है त्रियक छेदी रेखा। ठीक, परिभाषा लिखना चाहे लिख सकते हैं कि एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, त्रियक रेखा कहलाती है। नोट कर लीजिए इसे, एक ऐसी रेखा जो कई रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, त्रियक छेदी रेखा कहलाती है। चाहे तो हम इसे इस तरह से डाल दें और चाहे तो हम इस तरह से भी इसको डाल सकते हैं, तब भी ये त्रियक छेदी रेखा कहलाएगी। और चाहे तो हम इसके लिए इस तरह से सीधा सीधा डाल दें तब भी ये क्या कहलाएगी, त्रियक छेदी रेखा ही कहलाएगी। तो ये हो गई हमारी बिंदु से लेकर रेखाओं तक की जानकारी। इसे नोट कर लीजिए, यहाँ से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।